हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 हिंदी के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट सुंदर शब्दों में क्रमानुसार लिखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखें। पेपर में एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, एक पठित गद्यांश पूछा जाएगा और एक काव्यांश पूछा जाएगा। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। वाणी ही मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वह सबका प्यारा बन जाता है, और जिसमें अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी वाणी मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस उदाहरण को कोयल और कौवे के तथ्य से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दोनों देखने में एक समान होते हैं, परंतु कौवे का कर्कश आवाज़ और कोयल की मधुर वाणी दोनों की अलग अलग पहचान बताती है। इसलिए कौवा सबको अप्रिय और कोयल सबको प्रिय लगती है। मीठी वाणी बोलने वाले कभी क्रोध नहीं करते, बल्कि प्रेम सौहार्द से समाज में मेल जोल बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य को लोकप्रिय कौन बनाती है। गद्यांश में यहाँ पर देखिए, वाणी ही मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है, इसलिए उत्तर हो जाएगा वाणी मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है। खा प्रश्न है, कोयल और कौवे में क्या समानता है। दोनों देखने में एक समान होते हैं। तीसरा प्रश्न है, कैसे मनुष्य को कोई पसंद नहीं करता। अनेक गुण होते हुए भी यदि वाणी मीठी नहीं है उसे कोई पसंद नहीं करता। उत्तर हो जाएगा जिस व्यक्ति की वाणी मीठी नहीं है उसे कोई पसंद नहीं करता। अगला प्रश्न है, कोयल सबको प्रिय क्यों होती है। मधुर वाणी के कारण। उत्तर है मधुर वाणी के कारण कोयल सबको प्रिय होती है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। गद्यांश में मीठी बोली या मधुर वाणी की बात की गई है, इसलिए गद्यांश का शीर्षक आप मधुर वाणी, मीठी बोली या इससे मिलता जुलता कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखिए। ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। चलिए इसे रीड करते हैं। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में सपरिवार झांसी में आकर बस गए। 16 साल की उम्र में वह ब्रह्मांड रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। उस समय के रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी ने ध्यानचंद को हॉकी खेलने को कहा, पर उनकी दिलचस्पी खेल में नहीं थी। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में अभ्यास करने के लिए जा सकते थे। उस समय ध्यानचंद एक नौसिखिया खिलाड़ी थे। पहला प्रश्न पूछा गया है, ये गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है। उत्तर है गोल पाठ से। दूसरा प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1904 में प्रयाग में अर्थात इलाहाबाद में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, उस समय के रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे। सूबेदार मेजर तिवारी। उत्तर है मेजर तिवारी। चौथा प्रश्न है, हॉकी खेलने का क्या समय था। सुबह, शाम, दोपहर, कोई समय निश्चित नहीं था। हॉकी खेलने का कोई समय निश्चित नहीं था। आंसर है कोई समय निश्चित नहीं था। पांचवा प्रश्न है, ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है। पहला, क्रिकेट के खिलाड़ी, हॉकी के बादशाह, हॉकी के जादूगर, साधारण सिपाही। उत्तर है हॉकी के जादूगर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखिए। ये कविता या काव्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। पहला प्रश्न है, कवि व कविता का नाम बताइए। मातृभूमि सोहनलाल द्विवेदी, मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त, मातृभूमि मोहनलाल द्विवेदी। कविता का नाम है मातृभूमि और कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के उत्तर में क्या खड़ा है। यहाँ पर देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है और हिमालय उत्तर में है। सही उत्तर है खा हिमालय। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ में किन किन नदियों के नाम लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यहाँ पर नदियाँ और यहाँ पर त्रिवेणी होना चाहिए। गंगा यमुना उपरोक्त दोनों। सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। प्रश्न 4 है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं।
पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? उत्तर है, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना और खेल भावना थी। उन्होंने खेल को सही भावना से खेला और हमेशा अपनी टीम को महत्व दिया। दूसरा प्रश्न है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? उत्तर है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष इस प्रकार प्रकट होता है। धरती से नया अंकुर बाहर निकल आता है, हरियाली छा जाती है, हरी धूप मुस्कुराने लगती है। तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है? उत्तर है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। कविता में भारत की संस्कृति, ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताओं की सराहना की गई है। चौथा प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं? उत्तर है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हॉकी खेलने की अद्भुत क्षमता एवं दक्षता हासिल थी। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा हो। पांचवा प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? उत्तर है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट न करेगा, अन्यथा लोगों का गरीबों पर से विश्वास हट जाएगा। यहाँ पर उठ जाएगा कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है? पहला प्रश्न है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए, अंकुर के लिए, बूंद के लिए या पावस के लिए? उत्तर है, अंकुर के लिए। दूसरा प्रश्न है, रहमन देख बड़ेन को लग न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? सही उत्तर है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह की सहायता से लिखे। यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु और शिष्य, दूसरा लिखा हुआ है अमीर और गरीब। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला और योजक चिन्ह होता है इस तरह से, जब दो शब्दों के बीच में इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है तो उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। इसे इस तरह से लिखेंगे, गुरु और बीच में योजक चिन्ह और शिष्य, और इसे लिखेंगे अमीर, योजक चिन्ह और गरीब। दोनों का मतलब सेम है, एक जैसा है। प्रश्न 7 है, निम्न में से किसी एक पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में सोच विचार कर लिखें। पहली पंक्ति है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। और दूसरी पंक्ति है, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के, यहाँ पर खेल होना चाहिए, खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इस पंक्ति का अर्थ आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब कोई गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है तो उसे अपने अंतर मन से ग्लानि का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी न किसी रूप से उससे बदला अवश्य लेगा। और इस पंक्ति का अर्थ आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन पंक्तियों से ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है पहाड़ और दूसरा है आसमान। 9वां प्रश्न है, समानार्थक शब्द लिखिए। तरवर का, विपत्ति का, छिटकाए का और सुजान का। पहाड़ का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं पर्वत, शैल। आसमान का आकाश, नभ, या इनकी जगह दूसरे पर्यायवाची भी आप लिखिए। और इसमें तरवर का समानार्थक हो जाएगा पेड़, विपत्ति का संकट, छिटकाए का बिखेरना और सुजान का समझदार। 10वां प्रश्न है, निम्न मुहावरों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखो। पहला है लट्टू होना, इसका अर्थ है किसी पर मोहित या फिदा होना। दूसरा है हृदय पर सांप लौटना, अर्थ है ईर्ष्या करना या किसी से जलन होना। फूले न समाना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत ज्यादा खुश होना। और अंतिम मुहावरा है मुंह मोड़ लेना, जिसका अर्थ है जरूरत के समय किसी का साथ छोड़ देना। 11वां प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। आप सभी जानते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे
संज्ञा का समान अर्थ होता है नाम। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, रहीम, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, लड़कपन, बुढ़ापा आदि। इन दोनों वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटना है। पहला वाक्य है सुल्तान बहुत सुंदर था, संज्ञा शब्द है सुल्तान। और दूसरा वाक्य है प्रतिदिन बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर घूमते थे। यहाँ पर बाबा भारती संज्ञा है। 12वां प्रश्न है पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल, चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। शब्द हैं कल, पत्र, कर, फल। कल शब्द के 2 अर्थ हो जाएंगे, मशीन और बीता हुआ कल। पत्र शब्द के 2 अर्थ हैं, चिट्ठी और पत्ता। कर शब्द के 2 अर्थ हैं, हाथ और हाथी। और फल शब्द के 2 अर्थ हैं, लाभ और नतीजा। प्रश्न 13 है पहली बूंद कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में से कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिने ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। पहली पंक्ति है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। इसे मिलाएंगे बादल से, इसका भावार्थ है बादल। दूसरा है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, इसका भावार्थ है मेघ गर्जना। तीसरा है नीले नैनो साये अंबर काली पुतली से ये जलधर, इसे मिलाएंगे आकाश से। और अंतिम है वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई, इसे मिलाएंगे हरी धूप से। अगला प्रश्न है बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, बारिश आने पर आपको कैसा लगता है, लिखिए। इसमें या है मेरी विद्यालय विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। और अंतिम प्रश्न है अपने विद्यालय के प्राचार्य को बीमारी हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इन प्रश्नों के साथ साथ आपको कोई चित्र देकर उसके बारे में लिखने को भी कहा जा सकता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्कूल में कौन कौन से करवाए गए हैं, उन्हें अवश्य लर्न करिए। और आपको जो भी पोर्शन दिया गया है उसे बहुत अच्छी तरह से लर्न करें, जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।